आज करवा चौथ का व्रत है। सुबह से खुशी ने बिना कुछ खाए पिए अपने पति नितिन की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था। शाम को सजी धजी खुशी पूजा के लिए तैयार थी। शादी के 7 साल बाद भी वो एकदम नई नवेली दुल्हन लग रही थी। पति के हाथों से पानी पीकर उसने अपना व्रत खोला था। खाने पीने के बाद सास के कमरे में पानी का जग रखकर खुशी भी अपने कमरे में लेट गई। आज रात भर खुशी जागती रही, कुछ गंभीर विषय के बारे में सोचती हुई। घर के सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। बगल में लेटा उसका पति नितिन चैन की नींद सो रहा था। खुशी की शादी को 7 साल गुजर गई थी, लेकिन वो माँ नहीं बन पाई। इलाज जरूर चल रहा था, लेकिन परिणाम की हाल फिलहाल कोई आशा नहीं थी। रात की दूसरी पहर नितिन की जब नींद खुली और बिस्तर को टटोला तो उसे खुशी कहीं नजर नहीं आई। उसने उठकर बल्ब का स्विच ऑन किया। देखा, खुशी बिस्तर के एक कोने पर घुटनों में मुंह छिपाए बैठी थी। उसे इस हालत में देखकर नितिन ने पूछा, खुशी, तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। खुशी का स्वर बुझा हुआ था। मैं जानता हूँ कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। थोड़ा इंतज़ार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नितिन का इतना कहना भर था कि खुशी उसके सीने से लगकर सुबकने लगी। नितिन, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? खुशी ने अनायास पूछा। पत्नी के इस सवाल पर नितिन गंभीर हो गया था। वो कुछ सोच कर बोला, कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? पिछले हफ्ते की ही बात थी। खुशी हमेशा की तरह नितिन के कपड़े निकालकर धुलने जा रही थी। उसने पैंट की जेब से पर्स निकालकर रखना चाहा कि तभी वो छटक कर नीचे गिर गया। खुशी पर्स उठाने के लिए नीचे झुकी तो देखा कि कुछ गिरा हुआ है। किसी लड़की का फोटो था। खुशी ने उस फोटो को नज़दीक से देखा। लड़की देखने में बहुत ही आकर्षक लग रही थी। उसकी उम्र 24 या 25 के आसपास रही होगी। वो नितिन के पास जा पहुंची। खुशी ने नितिन को फोटो दिखाया। ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? तुम औरतों की यही खामी है, टटोलना नहीं छोड़ सकती। कहते हुए नितिन ने फोटो अपनी जेब में रख ली। तुम्हारे कपड़े ठीक कर रही थी। मुझे क्या पता था कि तुम पर्स में इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज रखती हो। खुशी ने चहलबाजी की। नितिन मुस्कुराकर बोला, एक फॉर्म पे लगानी थी, गलती से मेरे साथ चली आई है। खुशी इधर कुछ महीनों से महसूस कर रही थी कि भले ही नितिन उसके साथ रहता है, लेकिन अब वो पहले जैसी बात नहीं थी। पति पत्नी का संबंध महज औपचारिकता बन के रह गया था। दिन के 10 बज रहे होंगे। नितिन का दफ्तर से फ़ोन आया। खुशी, आज मेरा मोबाइल चार्जिंग पर ही लगा रह गया है, क्या तुम उसे मुझ तक पहुंचा सकती हो? खुशी ने कहा, ठीक है। उसने जैसे ही फ़ोन चार्जर से निकाला, एक लड़की का फ़ोन आ गया। नितिन सर, आज मैं दफ्तर नहीं आ सकूंगी। खुशी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो बोली, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या नाराज़ हो मुझसे? माफ़ी मांगती हूँ, कल मेरा मूड नहीं था। घर पर कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। मम्मी ने जल्दी आने के लिए कहा, इसलिए आपके साथ कॉफ़ी पीने नहीं जा सकी। खुशी को समझते देर नहीं लगी कि नितिन शाम को देर से क्यों आता है। सोचकर खुशी का दिल बैठने लगा था। वो खुद पर नियंत्रण करते हुए बोली, मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। आज वो अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गई हैं। खुशी का इतना कहना भर था कि उसने फ़ोन काट दिया। खुशी का मन आशंकाओं से भर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नितिन से वो कैसे पेश आए। शाम को जब नितिन घर आया तो आते ही खुशी से बोला, मैं 2 दिनों के लिए दफ्तर के काम से दिल्ली जा रहा हूँ, मेरा सामान पैक कर देना। अकेले जा रहे हो? खुशी के इस सवाल पर वो असहज हो गया। खुशी ने पति के कपड़े वगैरह बैग में रख दिए। पति के जाने के बाद वो एकदम अकेली रह गई। तब उसे क्या पता था कि एक ऐसा भी वक्त आएगा जब रुपया पैसा सब निर्मूल हो जाएगा। हर महीने हजारों रुपए खर्च करने के बावजूद भी उसकी माँ बनने की संभावना कम नजर आती थी। उसे भावनात्मक सहारे की ज़रूरत थी। सोचते सोचते उसका मन भर आया। अगले दिन अचानक खुशी के मम्मी पापा आ गए। उन्हें देखते ही वो फपक कर रो पड़ी। बेटी का दुख उन्हें पता था। बोले, मायके चलो। लेकिन उसे नितिन की माँ का ख्याल था, इसलिए माता पिता से कहा, सास अकेली रह जाएंगी। नितिन ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं 2 दिन उसका इंतज़ार कर लूँगा, खुशी के पापा बोले। तीसरे दिन जब नितिन आया तो खुशी ने कहा, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। बिल्कुल जाओ।
नितिन निर्विकार भाव से बोला। खुशी मायके चली जरूर गई थी, लेकिन उसका मन नितिन पर ही टिका रहा। सोच रही थी कि अब तो वो आजाद पंछी की तरह रहेगा। पता नहीं वो क्या करता होगा। मन नहीं माना तो उसने नितिन को फोन लगाया। कौन? उधर से आवाज आई। अब तुम्हें मेरी आवाज भी पहचान में नहीं आ रही? खुशी ने उखड़े स्वर में कहा। खुशी, तुमसे बाद में बात करूंगा, कहकर नितिन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इस दरमियान उसके कानों में कुछ ऐसी आवाजें आईं मानो कोई पिक्चर चल रही हो। घड़ी की तरफ देखा, शाम के 5 बज रहे थे। शक के कीड़े फिर बुलबुलाए। नितिन कहीं अपनी उसी सहकर्मी के साथ पिक्चर तो नहीं देख रहा। सोचकर खुशी की बेचैनी और बढ़ गई। खुशी की माँ की नज़र उस पर पड़ी तो वो बोली, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तो कहाँ जाऊँ? खुशी झल्लाई। जब से आई हो परेशान दिख रही हो। नितिन से कुछ कहा सुनी तो नहीं हो गई? माँ ने पूछा। हाँ हाँ, मैं ही झगड़ालू हूँ। खुशी रुआसी सी हो गई। माँ ने करीब आकर स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वो शांत हो गई। खुशी को मायके में रहते 15 दिन हो गए थे। इस बीच 1-2 बार नितिन का फोन आया, लेकिन मात्र औपचारिकता के लिए। एक दिन खुशी की सास का फोन आया। बहू, घर कब आ रही हो? खुशी ने कहा कल आऊंगी, बोलकर फोन रख दिया। अब खुशी के लिए बेहद जरूरी हो गया था ससुराल जाना। रात की बस से वो ससुराल पहुंच गई। सुबह सुबह घंटी बजाई तो नितिन ने दरवाजा खोला। नितिन ने अचानक आई खुशी को देखा तो अचकचा गया। बोला, बताया होता तो मैं लेने आ जाता। तुम्हें फुर्सत हो तब ना। खुशी के चेहरे पर व्यंग की रेखाएं खिंच गई थी। आज रात नितिन गंभीर था। उसने कहा, खुशी, मैं नैना से शादी करना चाहता हूँ। नितिन का इतना कहना भर था कि खुशी की जिंदगी में भूचाल सा आ गया। मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। नैना नाम है ना उसका? बहुत खूब। खुशी हंसी। इस हंसी में रोज भी था तो बेवफाई की गहरी पीड़ा भी, जिसका एहसास सिर्फ उस स्त्री को ही हो सकता है जिसने पति को देवता मानकर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो। नितिन बोला, काफी सोच विचार कर मैंने ये फैसला लिया है। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि तुम्हारे माँ बनने की संभावना कम है। खुशी गुस्से में बोली, नहीं बनूंगी, मगर इस घर में सौतन कभी नहीं आएगी। कैसी बेगैरत लड़की है, एक शादीशुदा मर्द को फंसाया, और तुम कैसे पुरुष हो? नितिन बीच में ही बोला, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। बात काफी बढ़ चुकी है और वो पेट से है, बगैर शादी के। खुशी चौंक गई। अगर तुम माँ बन सकती तो ये नौबत ही नहीं आती। खुशी तड़पते हुए बोली, सोचो, अगर तुम बाप नहीं बन पाते और मैं यही रास्ता अपनाती तब तुम क्या करते? नितिन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। खुशी की मनोदशा अब एक परकटे परिंदे की तरह हो गई थी। जब कुछ नहीं सूझा तो वो गुस्से में बोली, बताओ, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्या सोचा था कि मेरी नाक के नीचे कांड करोगे और मैं चुप बैठी रहूंगी? तो जाओ चिल्लाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। नितिन भी ढिठाई पर उतर आया। अगर ना चिल्लाऊं तो बड़ी माँ का दर्जा मिलेगा। नितिन ने कहा, तुम्हारी उस रखेल के बच्चे को बड़ी माँ का दर्जा? घिन आती है मुझे उसके नाम से भी। नितिन ने गुस्से में खुशी को मारने के लिए हाथ उठाया। खबरदार, जो मुझे हाथ भी लगाया। खुशी के तेवर देखकर नितिन ने हाथ पीछे खींच लिए। उस रात जो कुछ भी हुआ उससे खुशी का मन व्यथित था। सुबह उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। बीमारी का बहाना बनाकर वो लेटी रही। नितिन दफ्तर चला गया। तब उठी सास ने खुशी का हाल पूछा। डाइनिंग कुर्सी पर बैठी खुशी बोली, माँ जी, नितिन दूसरी शादी करना चाहता है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कुछ पल सोचकर वो बोली, ये नितिन का निजी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब नितिन के इस फैसले पर आपको कोई आपत्ति नहीं है? खुशी ने पूछा। देखो बहू, हर आदमी बाप बनना चाहता है, शायद ईश्वर यही चाहते हैं। खुशी की आवाज़ तेज हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक छत के नीचे मेरी सौत रहे? ये तुम्हें सोचना होगा। रही मान सम्मान की बात, तो मैं जब तक रहूंगी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ना रही तब? खुशी ने कहा। तो सास ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ये बात अपने मायके भी पहुंचा दी। उसके मम्मी पापा रोष से भर गए। पापा तल्ख स्वर में बोले, बेटा तुम यहीं चली आओ, कोई ज़रूरत नहीं है उसके पास रहने की, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा। खुशी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी दूसरे के बच्चे ही पालने होंगे, इससे अच्छा सौतन के ही खिलाऊं। मैं उसे जेल भिजवा दूंगा। पिता ने कहा। उससे क्या मिलेगा? बेहतर है कि समय का इंतज़ार करूं, हो सकता है मेरी गोद भी भर जाए।
खुशी ने आशा नहीं छोड़ी थी। अंततः नितिन ने अपनी मर्जी से नैना के साथ शादी कर ली। उसकी पत्नी बनकर वो घर में आ गई। ऑफिस से आकर नितिन सबसे पहले खुशी के कमरे में आता था, पर जल्द ही उसे खुशी से ऊब होने लगी थी। नैना की खुशबू वो खुशी के कमरे तक महसूस करता था। फिर तेजी से चलकर उसके पास जाता। नैना उसी के इंतजार में सज धज कर तैयार बैठी रहती। गोरी चिट्टी नैना जब होठों पर लिपस्टिक लगाती तो उसके होठ गुलाब की पंखड़ियों जैसे लगते थे। एक हफ्ते बाद पहली बार नितिन रात बिताने खुशी के पास आया। खुशी को कहीं न कहीं विश्वास था कि वो माँ अवश्य बनेगी। बेमन से उसके पास 2 घंटे बिताकर वो नैना के पास चला गया। खुशी अपने अरमानों का कत्ल होते देखती रही। नितिन उसकी भावनाओं को रौंद रहा था। सोचते सोचते उसकी आंखें भीग गईं। आखिर वो दिन भी आया जब नैना ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सबके चेहरे खिल उठे थे। सास जल्द से जल्द नवजात शिशु को गोद में लेकर दादी बनने की हसरत पूरी करना चाहती थी। कुछ घंटे के इंतजार के बाद नैना को उसके केबिन में लाया गया। साथ में नर्स की गोद में बच्चा भी था। नर्स ने कुछ नेक के साथ बच्चा सास की गोद में रख दिया। बच्चे को देख नितिन का मन पुलकित हो उठा था। बिल्कुल नितिन पर गया है, सास पुचकारते हुए बोली। घर आने पर सब नैना के आगे पीछे लगे रहते थे। बच्चे को देख खुशी का मन बिलख के रोता था कि काश भगवान ने मेरी भी गोद भरी होती। वो बच्चे को सीने से लगाना चाहती थी, लेकिन नैना हमेशा अपने बच्चे को गोद में लिए रहती थी। ना पति उसका रहा और ना ही गोद हरी हुई। घर में हर वक्त सौतन के पास सारी खुशियां देखकर खुशी को एक पल भी सुकून नहीं था। ये सब असहनीय था खुशी के लिए। सो एक दिन मन बनाकर नितिन से बोली, नितिन, मैं हमेशा के लिए मायके में रहना चाहती हूँ। क्यों? यहाँ मेरा मन नहीं लगता। वहाँ मेरा दुख सुख बांटने वाले माँ बाप तो हैं। कल मेरे पापा आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ मेरी ज़रूरत है। मैं एक काम वाली बाई बन के रह गई हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा ही है। बात को तूल ना देते हुए वो अपने कमरे में आई और सामान पैक करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सामान पैक करती उसकी रुलाई फूटती रही। कभी सोचा तक नहीं था कि एक दिन ऐसी स्थिति भी आएगी जब इस घर की दीवारें उसके लिए बेगानी हो जाएंगी। कभी यही दीवारें उसकी नई नवेली दुल्हन बनने की गवाह थी। जब वो पहली बार आई थी तो लगता था कि ये सब उस पर फूल बरसा रही हैं, मगर आज काल कोठरी सरीखी लग रही थी। सास ने महज औपचारिकता निभाई। बेटे के खिलाफ न तब खड़ी हुई थी और न अब। खुशी को मायके रहते हुए 1 महीना हो गया था। शुरू में कभी कभार नितिन का फोन आ जाता था। देखते देखते 1 साल गुजर गया। आज फिर करवा चौथ की रात थी। खुशी सुबह से ही रो रही थी, मगर उसने व्रत रखा था। रात को नितिन ने फ़ोन किया, पर खुशी ने नहीं उठाया। उसके बाद फिर नितिन का फ़ोन आया ही नहीं। दिन महीने गुजर गए। नितिन अपनी नई पत्नी के साथ बहुत खुश था। अचानक एक दिन उसके दफ्तर में एक युवक उससे मिलने के लिए आया। उस युवक ने बताया कि नैना मेरी पत्नी है। तुम्हारे पास सबूत क्या है? नितिन बोला। उसने अदालत के कागजात नितिन को दिखाए, जिसमें गवाह के रूप में उन लोगों के हस्ताक्षर थे। अब तुम चाहते क्या हो? नितिन ने उससे पूछा। वो आज भी मेरी पत्नी है, बाकी आप जो भी फैसला ले, कहकर उस युवक ने नितिन को ऐसे भंवर जाल में फंसा दिया कि उससे ना हंसते बन रहा था और ना ही रोते। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद वो घर आया। उस समय नैना अपने बच्चे के साथ लेटी हुई थी। नितिन ने नैना को उसके पहले पति का नाम बताया तो वो चौंक उठी। अपने बचाव में बोली, हाँ, 2 साल पहले मैंने अजय से शादी की थी। क्या तुम्हारा उससे तलाक हुआ था? नितिन के इस सवाल पर उसने चुप्पी साध ली। बोलती क्यों नहीं? अगर ये मामला पुलिस के सामने गया तो मुझे जेल हो जाएगी, क्योंकि मैंने किसी की ब्याहता को घर में रखा है। नितिन ने अपनी कमजोरी स्वतः ही जाहिर कर दी। नैना बोली, मैंने उससे तलाक नहीं लिया है। शादी के बाद पता चला कि उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। वो ना केवल शराबी था, बल्कि उसकी दूसरी औरतों से भी संबंध थे, इसलिए मैंने साथ छोड़ दिया। नितिन गुस्से में बोला, शादी क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल है जो आज किसी से कर ली और कल किसी और के साथ? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपने खुद शादी को मजाक बना रखा है। नैना अपने मूल स्वभाव में आ गई थी। नितिन सन्न सा रह गया था। जिसे उसने फूल सी कोमल समझा था, वो कांटो शरीफ जैसी निकली। अनायास उसका ध्यान खुशी पर चला गया। उसे अफसोस होने लगा था कि उसने खुशी का विश्वास क्यों तोड़ा, पर अब क्या किया जा सकता था। तभी नैना बोली,
मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मुझे उसे तलाक दे देना चाहिए था। तुमने इस सच को मुझसे क्यों छिपाया? नितिन ने पूछा। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैंने जब अजय से शादी की थी तब मेरे माता पिता दोनों की रजामंदी थी। वो दोनों इस शादी की गवाह भी थे। मगर बाद में हालात कुछ ऐसे बने कि मैंने अजय का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। 2 साल तक उसने मेरी कोई खबर ही नहीं ली, ना ही मैंने उसके बारे में जानने का प्रयास किया, ये सोचकर कि मामला खत्म हो चुका है। नैना से बात करने पर नितिन को लगा कि या तो नैना पूरी तरह बेकसूर है या फिर वो खुद साजिश का शिकार हो चुका है। नितिन ने दस्तावेज वकील को दिखाए तो वकील ने बताया कि उन दोनों ने अदालत में शादी की है। ये जानकर नितिन और भी परेशान हो उठा। अगले दिन नितिन के पास अजय का दोबारा फोन आया। उसने कहा, मैं नैना के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। इससे पहले भी उसने एक लड़के से शादी करके मुझे धोखा दिया था। वो शादी महज 6 महीने ही चली थी। तुम्हें कैसे पता चला? नितिन ने पूछा। ऐसी बातें छिपाए नहीं छिपती, तभी तो मैंने उसका साथ छोड़ा है। उसने काफ़ी पैसे ऐंठे हैं मुझसे, लगभग 4 लाख रुपए। अब अगर सूद समेत मुझे नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगा। कितने चाहिए? 10 लाख। नितिन तैयार हो गया। इस तरह नितिन उस युवक से आज़ाद हुआ। अब नितिन को तय करना था कि नैना को किस रूप में ले। क्या ऐसी औरत विश्वास के लायक है? वो खुद भी तो बेवफाई के कटघरे में खड़ा था। उसका ध्यान खुशी पर चला गया और वो पश्चाताप के गहरे सागर में डूब गया। अब ना वो घर का रहा था और ना ही घाट का। इधर खुशी ने अपनी आगे की पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। वो दिन रात बिजी रहती थी ताकि उसे और किसी चीज़ को सोचने का टाइम ही ना मिले। फिर एक दिन वो सरकारी नर्स बन गई। हजारों बच्चों का जन्म कराया और खुद बांझ रही, लेकिन संसार में आने वाले बच्चे सबसे पहले उसकी गोद में कदम रखते थे। वो अपने काम से बहुत खुश थी। शायद नियति को भी यही मंजूर था। अपने माता पिता के कहने पर अनाथ आश्रम से उसने 2 बच्चों को गोद ले लिया था। उसके मम्मी पापा बच्चों के साथ सारा दिन खेलते रहते हैं। खुशी के हॉस्पिटल से आने के बाद सब मम्मी मम्मी कहकर उसके आंचल से चिपक जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं तक है। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।